तो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। यूपीएससी का इंटरव्यू कंटिन्यूअस चल रहा है। उसी कड़ी में जितने भी कैंडिडेट बाहर आ रहे हैं उनसे लगातार मैं रिव्यूज कर रहा हूं कि उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है, साथ ही वो क्या गाइडेंस देने वाले हैं उन एस्पिरेंट को जो 2024-25 या आने वाले यूपीएससी में अपीयर होने वाले। सर कॉन्ग्रेचुलेशन पहले अपीयर करने के लिए आपको इंटरव्यू। सर आप जब इंटरव्यू हॉल में जाते हैं तो आप अपनी फीलिंग पहले बताएं। थोड़ा नर्वस लगता है, बट मैं चाहूँगा कि आप नर्वस नहीं हो और फील फ्री। बोर्ड इज़ वेरी कॉर्डियल, आप कॉर्डियल रहे, बिना शांति से जाइए, शांति से, इट्स वेरी गुड। वहाँ पे बहुत अच्छे मेंबर्स हैं और दे विल गाइड यू। अगर कोई आएगा नहीं क्वेश्चन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप शांति से इंटरव्यू दीजिए। ओके, आप अपने बारे में बताएं कि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, साथ ही अटेम्प्ट मीडियम क्या रहा है। ये मेरा 3rd अटेम्प्ट है और 2nd इंटरव्यू है। नाम आप? मेरा नाम भावेश बी रोहिड़ा है। मैं गुजरात से बिलोंग कर रहा हूँ और मैंने सिविल इंजीनियरिंग, मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड है। मेरा ऑप्शनल भी सिविल इंजीनियरिंग था। ये मेरा 3rd अटेम्प्ट है और 2nd इंटरव्यू। ओके सर, क्वेश्चन कुछ बताना चाहेंगे अगर कि कैसे क्वेश्चन पूछेगा? अगर एग्जैक्ट ना बताएं तो थोड़ा सा थीम बताएं कि क्या पूछा गया। पूरे क्वेश्चंस आपके डेफ पे ही होते हैं, तो आप डेफ को पूरा पढ़ लीजिए, क्या है आपने डेफ में क्या लिखा है, ये बहुत काम आएगा। मेरे जो क्वेश्चंस है वो पूरे बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग पे थे। टोटल मोस्टली लाइक 80% आपके सिविल इंजीनियरिंग पे थे। ओके, डेफ को जो भी कैंडिडेट बाहर आए ज़्यादातर डेफ के बारे में बोल रहे कि वहीं से पूछा जा रहा है, तो डेफ को थोड़ा भरते समय क्या क्या सावधानियां रखनी है, पहली बात। दूसरा, डेफ में अपने हॉबी ओरिएंटेड ज़्यादा चीज़ें रखनी है या फिर फैमिली ओरिएंटेड ज़्यादा? आपके हॉबी ओरिएंटेड रखिए, फैमिली से उनको कुछ लेना देना नहीं है, वो आपको सिलेक्ट करने वाले हैं, फैमिली को नहीं। तो आप डेफ में यही ध्यान लीजिए कि आप पूरे हॉनेस्ट रहिए आपने जो किया है, क्योंकि अगर हॉनेस्ट नहीं होंगे तो फिर वहाँ पे जॉब नहीं दे पाएंगे। ओके, ये अपने इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है सर, और जब आपको ये पता हो कि आपके टीचर भी इस एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं तो एक हद तक लोगों को डीमोटिवेशन आ जाता है कि जब मेरे टीचर भी अपीयर हो रहे हैं, मैं भी हो रहा हूँ, तो उस डीमोटिवेशन कभी आया आपको? नहीं, कभी नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस सभी आदमी की अलग अलग होती है। नॉलेज तो ठीक है, एक पार्ट है, बट हर एक आदमी की स्ट्रेंथ होती है। आपसे ज़्यादा टीचर को नॉलेज होगी, बट मे बी वो स्ट्रेंथ और वीकनेस आपके पास ज़्यादा होगी, तो ऐसा कभी कुछ सोचिए मत। ओके, सर की गाड़ी आ चुकी है। एक्चुअली थोड़ा सा जल्दी मैं इंटरव्यूज कवर करूंगा, तो सर प्री का थोड़ा सा कट टू कट थोड़ी अपनी रणनीति बताएं। प्री में आप मोस्टली आप पहले तो पूरी जो बेसिक्स बुक्स है, एनसीईआरटी है, वो आप फुल रीड कीजिए और उसके बाद आप करंट अफेयर्स पढ़िए। करंट अफेयर्स लाइक 60-70%, 50% एटलीस्ट करंट अफेयर्स से आता है, तो उसको मत भूलना। चाहे वो साइंस एंड टेक हो, चाहे वो एनवायरमेंट हो, तो वो सब करंट अफेयर्स को लीजिए। और बेसिक्स बुक्स है, लक्ष्मीकांत है या फिर फॉर एग्जाम्पल एनसीईआरटी है, ज्योग्राफी, वो तो कवर करनी है। ओके, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो लोग कहते हैं एक्स्ट्रा एज मिलता है इंजीनियर्स को। क्या लगता है आपको इंजीनियरिंग बैकग्राउंड कितना बेनिफिशियल रहा है यूपीएससी प्रिपरेशन में? अगर नहीं रहा है तो क्या जीरो से स्टार्ट करना पड़ा है? नहीं, ऐसा नहीं है। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड आपको क्रिटिकल थिंकिंग देता है, एक बात ये है, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट देता है, तो वो डेफिनेटली आपको जो प्रेशर हैंडलिंग देता है, वो 3-4 चीज़ें वो आपको इस एग्जाम में बहुत अच्छी तरह से काम आती है, मैं समझता हूँ। बट ऐसा नहीं है, जिस आदमी के पास दूसरे कोई बैकग्राउंड का होगा तो उनको क्रिटिकल थिंकिंग होगी तो उनको भी बहुत अच्छी तरह से ये काम है। आपका सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट या फिर सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा रहा है? तो दोनों में मेरा सबसे टफेस्ट मुझे तो कोई ऐसा लगा नहीं अभी तक, और सबसे अच्छा मेरा पॉलिटी सब्जेक्ट रहा। ओके, थोड़ा सा नोट्स को कंसाइज करेंगे, क्या रहा है? वन रीडिंग में रहा है कि 1-2-3 बार पढ़ने के बाद आपने नोट्स वगैरह बनाए, साथ ही सोर्स क्या रहे हैं उनके? नोट्स मैंने पहले तो एक बार फर्स्ट रीडिंग करके गया, और 2nd और 3rd जब मैं पढ़ रहा था तब मैंने मेरे नोट्स बनाए। ओके, तो सर एकेडमिक बैकग्राउंड का कोई रोल नहीं रहता है यहाँ पे आपके कहने के हिसाब से? मैं बोल रहा हूँ कि जिसके पास क्रिटिकल थिंकिंग है, जिसके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट है, वो कुछ भी कर सकता है, फिर चाहे उसका एकेडमिक बैकग्राउंड इंजीनियर हो या आर्ट्स हो। ओके, कुछ आप अभी जॉब वगैरह कर रहे हैं फिर? नहीं, मैं पहले कर रहा था, अभी नहीं कर रहा। सर क्या कर रहे थे, कुछ बताएं? मैं शाहपुर जी पालोनजी में था, पहले जीईटी था। तो कोचिंग वगैरह नहीं ली? नहीं, मैंने कोचिंग नहीं ली। ओके, उन एस्पिरेंट के लिए क्या मैसेज है जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं? क्या लगता है कि एक बार में वो कुछ चीज़ें अगर डायरेक्शन अपना सेट रखें तो वो निकाल सकते हैं? हाँ, अगर आपकी डायरेक्शन सेट है तो आप निकाल सकते हो डेफिनेटली। कोचिंग की कोई इतनी ज़रूर नहीं होती मेरे ख्याल से पर्सनली। हाँ, एक आपको रास्ता मिलता है, अगर आपके पास वो रास्ता है तो फिर कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं। थोड़ा सा वो डायरेक्शन को सर थोड़ा कट टू कट बताना चाहें अगर? वही मैंने बोला ना, बेसिक्स बुक्स को पढ़ लीजिए पहले, फिर आप थोड़ी हाई अपग्रेड बुक्स कीजिए, जैसे लक्ष्मीकांत और ये सब है। करंट अफेयर्स को साथ में पढ़ते जाइए, ये बहुत काम लगेगा। ओके, स्टार्टिंग का जो ड्यूरेशन रहा है आपका, जब आप अपने एकेडमिक बैकग्राउंड से स्विच करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ, तो मोमेंट क्या रहा है? किसी ने इंस्पायर किया है आपको या फिर आपको इधर आना ही था?
मेरे को आना ही था इसलिए। ओके, कोई फैमिली बैकग्राउंड से इधर है? नहीं, कोई नहीं है, फैमिली बैकग्राउंड दूर दूर तक कोई नहीं है। ठीक है सर, कुछ मन की बात कहना चाहेंगे? नहीं, बस आप ये प्रिपरेशन कीजिए, बिना सोच के कीजिए कि पास होंगे कि नहीं होंगे। पास नहीं होंगे तो तजुर्बा मिलेगा, और हो जाएंगे तो फिर देश सेवा करने का मौका मिलेगा। चलिए सर, विश यू ऑल द बेस्ट। मैं Thank उम्मीद you. करूंगा कि अटेम्प्ट आपका लास्ट हो और लिस्ट में आप आए।